डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाई जीवनलाल मौर्य सर के द्वारा आपके फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का भौतिक विज्ञान खंड का के अंतिम चैप्टर का पार्ट है ऊर्जा घनत्व, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ऊर्जा घनत्व की परिभाषा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊर्जा घनत्व ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही परिवर्ती क्षेत्र होते हैं। चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, दोनों परिवर्ती क्षेत्र होते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व के योग के बराबर होता है। यही आपका विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व है। अर्थात ऊर्जा घनत्व में आप विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों के ऊर्जा घनत्व को आप निकाल करके उनके योगफल करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें आप देख पा रहे हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ये आपका विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर वितरित करना। विद्युत चुंबकीय तरंग को या विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर या उनकी आवृत्ति के आधार पर उनकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर या उनकी आवृत्ति के आधार पर तरंगदैर्घ्य के आधार पर या आवृत्ति के आधार पर वितरित करना अर्थात बांट देना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर वितरित कर दीजिए तो वितरित करने के पश्चात या बांट देने के पश्चात जो प्राप्त होता है वही क्या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। अर्थात आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अलग अलग हिस्सों में बांट देने से आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों की पट्टियां बन जाती हैं। तो देखिए यहाँ विकिरणों को अलग अलग हिस्सों में बांट देने से आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों की पट्टियां ये बन जाती हैं और इन्हीं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो पट्टियां बनती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युत स्पेक्ट्रम यहाँ आपको नीचे चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें बाएं से दाएं तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, ये आप नोट्स में नहीं लिखेंगे, आपके समझने के लिए ये नीचे वाला बताया जा रहा, आप यहीं तक लिखेंगे नोट्स में। विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युत स्पेक्ट्रम नीचे दर्शाया गया है चित्र में। चित्र आपको अभी आगे मिलेगा, जिसमें बाएं से दाएं तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो देखिए आपका आगे जो चित्रित भाग है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग से गति करती हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग से गति करती हैं, इसलिए इन तरंगों में विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों, तरंगदैर्घ्य और फोटॉन ऊर्जा की विस्तृत श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। अब यहाँ से आपको लिखना है, वो चित्र वाला थोड़ा जो था एक लाइन वही छोड़ना है। इसलिए इन तरंगों में विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों, तरंगदैर्घ्य और फोटॉन ऊर्जा की विस्तृत श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों या विकिरणों को अलग अलग आवृत्तियों, तरंगदैर्घ्य और फोटॉन के आधार पर अलग अलग रखा जाता है, जिससे अलग अलग आवृत्तियों, तरंगदैर्घ्य और फोटॉन ऊर्जा के आधार पर पट्टियां बन जाती हैं, जो एक विशेष आवृत्तियों,
तरंग दैर्ध्य और फोटॉन की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से आपको फिर नोट करना है कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश के वेग से गति करते हैं। इसके बाद आगे जो आपका है वो देखिए, इन्हें ही विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्राप्त हुई हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हें ही विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, और ये चित्र में गामा किरणें, यक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य विकिरणों आदि के रूप में अलग अलग पट्टियों के रूप में उनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में बांटा हुआ दिखाया गया है। जो आपके मुख्य भाग हैं वो चित्र में दिखाए गए हैं। जैसे देखिए, अलग अलग पट्टियों के रूप में उनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में बांटा हुआ दिखाया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये चीज़ आपको याद रखने के लिए अलग अलग, यानी आप ये चित्र में जो दिखाया गया है उस चित्र में याद रखें कि हमने चित्र में अलग अलग तरंगों के मध्य लाइन आपकी सुविधा के लिए बनाया है। ठीक, जिससे आप ये जान पाएँ कि ये तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक किसका है। वास्तविकता में या ऐसी कोई लाइन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, जो लाइन हम बनाए हैं चित्र में, अभी आगे आपका चित्र मिलेगा तो वो जो डॉट लाइन बनाई गई है वो लाइन आपको नहीं होती है। अब यहाँ हम विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, वो विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अध्ययन के लिए, यानी उनको बांटने के लिए लाइन आपको आभासी रूप से बनाई गई है, ऐसी लाइन होती नहीं है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक भी, जो ये आपका याद रखने से लेकर के अध्ययन करते हैं, यहाँ तक भी आपको नोट्स में नहीं लिखना है। तो देखिए, इसके आगे का भाग है कि यहाँ आपको हम चित्र दिखाए हैं और इस चित्र के अनुसार आप जो इनकी तरंग दैर्ध्य में आप देख पा रहे हो कि 10⁻⁻14 से 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तक है। ठीक, इसके बाद है 10⁻10 मीटर तक है, एंगस्ट्रॉम नहीं। और ये एक्स किरणें कहाँ से हैं? ये 10⁻12 और 10⁻10 के बीच में 10⁻11 यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा? 10⁻11। ठीक, तो 10⁻11 इसके रूप में ये यहाँ है 11। ठीक, एक्स किरणें। इसके बाद परावैंगनी किरणें क्या हैं कि 10⁻8 से 10⁻6 तक होंगी। ठीक, और 10⁻8 से इनका ये प्रारंभ है और इसके 10⁻6 से थोड़ा सा पहले ही समाप्त हो जाते हैं। ये दृश्य प्रकाश है, बीच में जो ये दिखाया गया यही क्या है? यही इतना भाग आपका है दृश्य प्रकाश, जो आपको दिखाई देता है। जैसा कि आपको प्रिज्म पढ़े होंगे, प्रिज्म वाले भाग में आप देखते हैं कि दृश्य प्रकाश ही आपको दिखाई देता है। और आपको ये बताया गया होगा कि इसके यानी ऊपर का जो भाग है लाल रंग के ऊपर, वो क्या है? अवरक्त विकिरण है। नीचे का भाग जो है वो परावैंगनी विकिरण है। तो ये परावैंगनी विकिरण है और ये अवरक्त विकिरण है। इसके बाद यहाँ माइक्रो तरंगें यहाँ हैं, ये रेडियो तरंगें। ये सभी मीटर में दर्शाई गई हैं, जो 10 की घात के रूप में लिखी हुई हैं। दृश्य प्रकाश को ही हम देख पाते हैं। ये 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। फिलहाल यहाँ मीटर में दिखाया गया है। तो देखिए, इसके आगे का भाग है रेडियो तरंगें। आप यहाँ पढ़ेंगे रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों का आविष्कार जो है, ये रेडियो तरंगों का आविष्कार, जिसको हम रेडियो वेव्स कहते हैं, और रेडियो तरंगों का आविष्कार सन 1895 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इन तरंगों का उपयोग टेलीविज़न तथा रेडियो के संचरण के लिए किया जाता है। अर्थात टीवी और रेडियो के लिए जो तरंगें काम में ली जाती हैं वे रेडियो तरंगें होती हैं। टीवी और रेडियो के लिए जो तरंगें उपयोग में ली जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य 10⁵ मीटर से 0.1 मीटर तक होती है। ये रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य है।
तो याद रखना है कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य 10⁻⁵ मीटर से 1 मीटर तक होती है। इसके बाद का है पॉइंट सेकंड आप पढ़ेंगे। पॉइंट सेकंड आपका है जो कि आप देख पा रहे हैं सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे। सूक्ष्म या माइक्रो तरंगों में आपको दिया है कि इन तरंगों की खोज सन 1888 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। माइक्रो तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है। इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य लगभग 1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होती है। चूंकि इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसलिए इन तरंगों का उपयोग अधिक दूरी पर स्थित संचार व्यवस्था के लिए किया जाता है। क्योंकि अधिक दूरी तक तार संचार संभव नहीं है, इसलिए उपग्रहों से संचार के लिए भी इन्हीं तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे जो हैं, इन तरंगों की खोज 1888 ईस्वी में हुई थी। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, कितनी, 1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होती है। और इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इन तरंगों का उपयोग अधिक दूरी पर स्थित संचार व्यवस्था के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट जो आपका है अवरक्त या ऊष्मी तरंगे। अवरक्त या ऊष्मी तरंगों में आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको दिया है कि इन तरंगों की खोज 1800 ईस्वी में हर्शेल नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। अवरक्त या ऊष्मी तरंगे हैं, किसने किया था? हर्शेल ने। कब किया था? 1800 ईस्वी में। ये ऐसी तरंगें होती हैं जो पदार्थों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। और जब पदार्थ इन तरंगों को, तो देखिए इसमें यहाँ जो आपको पॉइंट नोट करना है, लिखना तो नोट्स पूरे में है, पूरा नोट्स, फिलहाल आपको जो नोट करना है कि 1800 ईस्वी में हर्शेल नामक वैज्ञानिक द्वारा ये तरंगें दी गई थी। और ये ऐसी तरंगे हैं जो पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। ठीक, ऊष्मी तरंगे या अवरक्त तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो पदार्थों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। जब पदार्थ इन तरंगों को आगे देखिए आपका है कि जब पदार्थ इन तरंगों को अवशोषित करता है तो पदार्थों का ताप बढ़ जाता है। इन तरंगों को जब पदार्थ अवशोषित करता है तो क्या होता है? तो उस स्थिति में उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक, ताप बढ़ जाता है और इसलिए ही इन्हें ऊष्मी तरंगे भी कहते हैं। इनका उपयोग शरीर के विभिन्न भागों की सिकाई के लिए किया जाता है। यानी शरीर को यदि कहीं पे ताप देना हो, सिकाई करनी हो, तो इन्हीं तरंगों का उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश की सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य अवरक्त या ऊष्मी तरंगों की होती है। यानी दृश्य प्रकाश में सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो किसकी होती है? अवरक्त या ऊष्मी तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है। और इनकी तरंग दैर्घ्य 10⁻³ मीटर से 10⁻7 × 10⁻7 मीटर तक होती है। 10⁻³ मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर तक होती है। तो ये अवरक्त या ऊष्मी तरंगों की तरंग दैर्घ्य है। 10⁻³ मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर तक होती है। इसके आगे का भाग देखिए जो आपका है कि दृश्य प्रकाश यानी कि आपकी चौथे प्रकार का है दृश्य प्रकाश। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि दृश्य प्रकाश की खोज 1666 में न्यूटन द्वारा किया गया था। न्यूटन ये वैज्ञानिक हैं और इनके द्वारा 1666 ईस्वी में इस दृश्य प्रकाश को खोजा गया था। वह प्रकाश जिसे मानव द्वारा नेत्रों से देखा जा सकता है उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। जैसा कि हमने आपको चित्र में बताया था कि दृश्य प्रकाश को ही हम देख सकते हैं, बाकी प्रकाश को हम अपनी सामान्य नेत्र से नहीं देख सकते हैं। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 7 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक होती है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। 7 × 10⁻7 का मतलब क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम, और ये 7000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तरंग दैर्घ्य है। यहाँ मीटर में दिखाया गया है और
यदि आप इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। तो ये दृश्य प्रकाश है और दृश्य प्रकाश को ही मनुष्य अपनी सामान्य नेत्र से देख सकता है। और इसकी इस तरंग को यानी दृश्य प्रकाश को न्यूटन द्वारा खोजा गया है, 1666 ईस्वी में खोजा गया है और इसी को हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसके बाद देखिए आगे का भाग है 5वां, परावैंगनी विकिरण। परावैंगनी विकिरण या परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें क्या है? नीले रंग से नीचे जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? परावैंगनी किरणें। इन किरणों की खोज 1801 में रिटर नामक वैज्ञानिक ने, ये जो परावैंगनी किरणें हैं इनकी खोज जो है 1801 ईस्वी में रिटर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। हमारी पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। ठीक, पृथ्वी पर जो है ये किरणें किसके द्वारा प्राप्त होती हैं? सूर्य के द्वारा। सूर्य ही ऐसा स्रोत है जो परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाता है। तो परावैंगनी किरणों का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक आते समय अधिकतम परावैंगनी किरणें ओजोन पर या ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। यानी कि आपका है कि जब पृथ्वी की तरफ आती हैं किरणें तो परावैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। और इसके आगे आपका है कि परावैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। इन किरणों का उपयोग अदृश्य लिखावट, अर्थात जहाँ पे ऐसे इस प्रकार से आपको लिखना हो कि उसको दिखाई न पड़े, आपके नेत्र से, मानव के सामान्य नेत्र से दिखाई न पड़े, क्योंकि ये अदृश्य विकिरण है। इन किरणों का उपयोग अदृश्य लिखावट, नकली दस्तावेज में तथा अंगुली के निशान के बारे में पता लगाने में किया जाता है। ये परावैंगनी किरणें हैं। परावैंगनी किरणों का उपयोग देखिए, उपयोग क्या है? अदृश्य लिखावट, अर्थात आपको ऐसे स्थान पर लिखना है या डिजिटल सिग्नेचर जो होती है वहाँ अदृश्य लिखावट होती है। नकली दस्तावेज, अंगुली के निशान के बारे में पता लगाने में, अंगुली के अर्थात किसी के फिंगरप्रिंट के बारे में पता लगाना हो या किसी के लिखावट के बारे में अंगुलियों से पता लगाया जा सकता है। परावैंगनी किरणों की तरंगदैर्ध्य 4×10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर तक होती है। 4×10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर तक, अर्थात 4000 एंगस्ट्रॉम से ये 10 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तरंगदैर्ध्य होती है परावैंगनी किरणों की। तो इसके आगे देखिए आपका है कि एक्स किरणें। एक्स किरणों में आप दिखा रहे हैं कि एक्स किरणें, इन किरणों की खोज 1895 ईस्वी में रोजन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। खोज हुई थी 1895 ईस्वी में, रोजन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इन किरणों का उपयोग चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। एक्स किरणों का उपयोग जो है ये चिकित्सा में बहुत अधिक होता है और इन किरणों द्वारा शरीर के अंदर हड्डियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी शरीर के किसी भाग में कोई भाग डिफेक्टेड है, कोई भाग डिफेक्टेड है, टूटा है या कुछ भी यानी ट्यूमर आदि के बारे में भी पता लगाने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। और एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁻12 मीटर तक होती है। 10⁻⁸ मीन्स ये आपका हो जाएगा 100 एंगस्ट्रॉम से, 100 एंगस्ट्रॉम से ये 10⁻⁻12 मीन्स 1/100 एंगस्ट्रॉम, अर्थात या आप मीटर में ही समझिए 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁻12 मीटर तक इनकी तरंगदैर्ध्य होती है। एक्स किरणें हैं, इनकी खोज 1895 ईस्वी में रोजन नामक वैज्ञानिक द्वारा हुई है। इनका उपयोग सबसे अधिक कहाँ है? चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग कहाँ होता है? शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लगाने में या हड्डियों के स्क्रैच के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके आगे का भाग देखिए, अगला पार्ट आपका है कि गामा किरणें। गामा किरणें, गामा किरणों में आप देख पा रहे हैं कि इन किरणों की खोज 1896 ईस्वी में बेकुरल और क्यूरी 2 वैज्ञानिक हैं और दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसकी खोज की है गामा किरणों की। ये किरणें हैं गामा किरणें, 7वीं प्रकार की किरणें हैं। 1896 ईस्वी में इसकी खोज हुई है। बेकुरल और क्यूरी नामक 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी खोज की है। 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी।
इन किरणों की विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकों द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ये देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक पदार्थ यहाँ आया है रेडियो एक्टिव पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे स्वतः ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते रहते हैं या विकिरण उत्सर्जित होता रहता है, उन्हीं से आप जो है गामा किरणों को प्राप्त करते हैं। अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से प्राप्त की जाती हैं। इसके बाद आपका है गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य 10⁻10 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होती है। 10⁻10 से 10⁻14, 10⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर की कोटि की होती है गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य। इसके बाद आगे का भाग देखिए कि अगला भाग आपका है, बस आपको ये सात प्रकार की ही किरणें आपको पढ़नी हैं। 7 प्रकार की ही किरणें आपको पढ़नी हैं, जिनमें से आपका ये देखिए यहाँ जो आपको हम चित्र दिखाए थे यहाँ ना, इसमें देखिए आप भी पा रहे हैं, एक प्रकार की किरण, दूसरे प्रकार की, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और 7वें प्रकाश की 7 प्रकार की किरणें हैं। और इन किरणों में ये आप केवल एक ही प्रकाश को आप देख सकते हैं अपने नेत्र के द्वारा, जो कि क्या है, दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश को ही मनुष्य अपने नेत्र के द्वारा देख सकता है। तो आज की वीडियो क्लास में आपने यहाँ तक प्राप्त किया। इसके बाद की वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके प्रत्येक दिन की नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।